स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी में आज हम लोग पढ़ेंगे देहली ऊर्जा क्या है। तो बहुत आसान इसका परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिए, आप लोग को क्या होगा, ये परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को ध्यान दीजिए, ऊर्जा के न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है। तो यहाँ लिख लेंगे इसकी परिभाषा। ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा कहते हैं। तो इसका परिभाषा तो एक ही लाइन में है कि ऊर्जा के न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं। जो प्रभावी टक्करों में, अब इसके पिछले वीडियो में बताया गया है प्रभावी संघट्ट में क्या होता है, संघट्ट आवृत्ति क्या होता है, इसके पीछे वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो जो प्रभावी संघट्ट या लिख सकते हैं या प्रभावी टक्करों भी लिख सकते हैं। तो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती हैं। किसके लिए? प्रभावी टक्करों के लिए जो है देहली आवृत्ति जो होती हैं वह आवश्यक होती हैं। तो देहली आवृत्ति का दो परिभाषा है। एक परिभाषा तो यहाँ नोट किया गया, इस परिभाषा को 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसका दूसरा परिभाषा आपको बनाना सिखाया जाएगा। पहले यहाँ देहली आवृत्ति का देहली जो है ऊर्जा का सूत्र नोट कर लेंगे। देहली ऊर्जा का जो है सूत्र होता है, अगर सूत्र आपको याद हो गया तो समझिए एक परिभाषा आपका और याद हो जाएगा। तो यह संकीर्ण ऊर्जा प्लस जो है प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे अणु के पास उपस्थित ऊर्जा। अणु के पास उपस्थित ऊर्जा। तो इस सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसी सूत्र से एक परिभाषा और बना सकते हैं, किसका? देहली ऊर्जा का। तो कैसे देहली ऊर्जा का परिभाषा बनाया जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देहली ऊर्जा का परिभाषा कि संकीर्ण ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के योगफल को देहली ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ लिख सकते हैं संकीर्ण ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के योगफल को देहली ऊर्जा कहते हैं। तो देहली ऊर्जा का कितना परिभाषा हो गया आपका? 2 परिभाषा हो गया। एक परिभाषा जो ऊपर लिखा गया कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ जो परिभाषा लिखा गया तो संकीर्ण ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र से परिभाषा आप लोग भी बनाना सीख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे देहली ऊर्जा के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है।
संक्रियण ऊर्जा की परिभाषा के बारे में अब समझेंगे। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, संक्रियण ऊर्जा, यह ऊर्जा का जो है परिभाषा सीख लीजिए, और इसका भी दो परिभाषा है। तो संक्रियण ऊर्जा क्या होता है? तो संक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं से क्या होती हैं, प्राप्त करनी पड़ती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अब इसका उत्तर, संक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से जैसे कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। जिससे वे ऊर्जा अवरोध को जिससे वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। तो इसकी परिभाषा एक बार और अच्छे से समझेंगे कि संक्रियण ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होता है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, पार कर सके। अब यहाँ पे जो है संक्रियण ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे। अब नीचे, तो यहाँ नीचे लिख लीजिए, संक्रियण ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो संक्रियण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा माइनस अणु के पास उपस्थित जो है ऊर्जा। अब यह सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसी सूत्र के सहायता से संक्रियण ऊर्जा का एक और परिभाषा बना सकते हैं। तो यह परिभाषा क्या होगा? तो देहली ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के अंतर को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे इसका परिभाषा कि देहली ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के अंतर, यहाँ अंतर क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसलिए अंतर को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यह परिभाषा को तो आसान हो गया होगा कि देहली ऊर्जा और अणु के पास उपस्थित ऊर्जा के अंतर को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया क्या है?
तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले याद रखिए कि ये प्रतिदिन जो है 7 बजे शाम को ये लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है? तो बहुत ही आसान इसका परिभाषा है कि इसमें जो होता है कोटि जो होगा एक होता है, लेकिन आणविकता जो होता है 2 से या 2 अधिक होता है। तो यहाँ याद रखना है कि आपका आभासी एकाणुक, एकाणुक नाम से ही पता चल जाए, एकाणुक मतलब इसमें कोटि जो है एक होगा और जो आणविकता होगा 2 होगा या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है, जिनकी कोटि क्या होती हैं? एक होती हैं, परंतु आणविकता 2 या 2 से क्या होती हैं? अधिक होती हैं। आभासी एकाणु अभिक्रिया कहलाती हैं। और जो एकाणुक अभिक्रिया जो होती हैं इसमें क्या है कि कोटि जो है एक है और आणविकता जो है 2 होता है और 2 से अधिक होता है। तो यहाँ जो रिएक्शन लिखा गया अब इसके बारे में समझेंगे। CH3COO C2H5 प्लस H2 लिखा गया। तो इसका नाम एथिल जो एसीटेट है और ये जल है। जब गर्म किया गया है तो एसिटिक अम्ल बना है और यह एथेनॉल बना है। तो इसमें जो है आणविकता क्या है? 2 है, लेकिन कोटि क्या है? 1 है। अब कोटि 1 क्यों है? क्योंकि यह जल जो है अधिके में होता है। अधिके मतलब इसमें जल जो होता है अधिक होता है, इसलिए जो है यहाँ पे कोटि क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे नीचे कि इस अभिक्रिया में आणविकता तो 2 है तथा कोटि जो है 1 है, क्योंकि जल जो है क्या है? अधिके में होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संघट्ट सिद्धांत। यह जो संघट्ट सिद्धांत जो मोस्ट आईएमपी है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, संघट्ट सिद्धांत भी आपको याद हो जाएगा। तो संघट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो याद रखेंगे संघट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन आर्हेनियस ने किए थे। और आर्हेनियस के नियम से ये बताया गया कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के बाद से उत्पाद का निर्माण होता है। यह बात किसने बताए थे? तो आर्हेनियस ने बताए थे। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर अपने कॉपी में नोट करते चलिए कि अभिक्रिया पर ताप को प्रभाव दर्शाने के लिए आर्हेनियस ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। तो संघट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो आर्हेनियस थे। और आर्हेनियस के माध्यम से ही संघट्ट सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया, इसमें 2 नियम को बताया गया है। अब 2 नियम को एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझना है। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला जो है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। तो जो अभिकारक जो होंगे, अणुओं के जो अगर मध्य टक्कर नहीं होंगे तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो नए पदार्थ का निर्माण करने के लिए अभिकारक के अणुओं में टक्कर होना क्या है? आवश्यक होता है, क्योंकि पुराने आबंध टूटे और नए आबंध क्या क्या हो? निर्माण हो। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि संघट्ट सिद्धांत में पहला क्या नियम बना था। तो यह संबंध आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिद्धांत कि जो रासायनिक अभिकारक होते हैं उसमें जो अभिकारक के जो अणु आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं और टक्कर के माध्यम से नए पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह पहला जो नियम को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और उसके बाद से दूसरा नियम को नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्या इनका सिद्धांत था? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण केवल तब ही संभव है जब एक दूसरे से क्या हों? टकराते हों। जब आपको एक अभिकारक जो हैं आपस में अगर उत्पाद बनाते हैं मिलकर के, तो क्या करना पड़ता है? ये आपस में संघट्ट करेंगे और संघट्ट मतलब टकराते हैं। टकराने के बाद ही किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यह दूसरा नियम भी आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस परिभाषा को आप लोग क्या कीजिए? शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे
प्रभावी। तो संघट्ट आवृत्ति क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रति सेकंड में अगर प्रति इकाई आयतन में होने वाले जो टक्कर की जो संख्या होता है, उसी संख्या को टक्करों की क्या कहेंगे, आवृत्ति या संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भी परिभाषा जो है बहुत ही आसान है। 2 बार आप लोग परिभाषा को पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी संघट्ट क्या होता है। प्रभावी संघट्ट जो क्वेश्चन है यह कई बार पेपर में आ चुका है। तो प्रभावी संघट्ट में तो सभी संघट्ट जो आपस में अगर टकराते हैं तो क्या यह सभी जो हैं उत्पाद बनाते हैं, मतलब अभिकारक जो आपस में अगर संघट्ट कर लें तो करने के बाद से क्या उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी अभिकारक जब टकराते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सभी संघट्ट उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। अभिकारकों के जो टक्कर से उत्पाद का निर्माण होता है उसी को प्रभावी संघट्ट कहते हैं। मतलब अभिकारक के जो टक्कर से जो उत्पाद बनता है उसी को ही क्या कहेंगे, प्रभावी संघट्ट कहते हैं। तो यह 2 परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संघट्ट आवृत्ति क्या है और प्रभावी संघट्ट क्या है। इस परिभाषा को आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद से अपने कॉपी में नोट करके इसे लिख लीजिए और इसे 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए।